हम लोग व्हाट वी वर सर आपसे एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ हेलो कीजिए। सर, ये पूछना था कि आपने भी कहा कि ये जो कुछ जो उल्मा वगैरह है, ये जो आज हमारे जो सिर्फ इमोशंस के साथ फेमस हैं। ज्यादा था हेलो हिम्मत। हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए। सर, ये अभी आपने जो कहा, ये जो कुछ उल्मा कराम, मौलाना तारिक जमील और जाकिर नाइक वगैरह जो इमोशन के साथ खेलते हैं, जो ज्यादा फेमस हैं, क्या आप उनका कुछ बता सकते हैं जो इंटेलेक्चुअल रहनुमाई हमें जिनसे मिल सके? नहीं, मैं एक बात, कुछ उल्मा वगैरह, कुछ मैं प्रोफेसर। पहले तो एक बात थोड़ी सी और वाजे कर दूं, खेलते नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि इमोशंस के साथ खेलते हैं। देखिए, इमोशंस के साथ खेलना नेगेटिव बात है, ठीक है। मैंने ये कहा है कि ये आपके इमोशंस को अपील करते हैं। समझ आ गई बात? तो अपील करने से क्या मुराद है कि जब वो आपसे बात करते हैं तो वो आपसे जो ताल्लुक अपना पैदा करते हैं वो इंटेलेक्चुअल या अकल और इल्म की बुनियाद के ऊपर ताल्लुक पैदा नहीं कर रहे होते। वो आपसे ताल्लुक इमोशनल बुनियाद के ऊपर पैदा कर रहे हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात? मैनिपुलेशन ही हुई ना मेरे से। है? खेलना नहीं, ऐसे भी खेलना कुछ नहीं हैं होता। जिनका आप खेलना बता होता सकते है, जो इंटेलेक्ट। नहीं, खेलना ये होता है कि मैं आपके इमोशंस को भड़का कर, उभार कर, फिर आपको कोई वो बात करूं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। खतरनाक, मुझे आप इस मसला ये कि these things are recorded, लेकिन बहरहाल मैं आपको मिसाल देता हूँ। खतरनाक मिसाल है भाई, मरवा शरवा मत देना, लेकिन मिसाल खतरनाक है। हर आलिम की बात, मैं आलिम की बात नहीं कर रहा। सर अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। क्या? अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें सर। लेकिन बहरहाल मैं आलिम की बात नहीं कर रहा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं आलिम की बात नहीं कर रहा। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से जाकिर होते हैं और इधर सिपह सहाबा वाले, ये आपके इमोशंस को हुब्बे रसूल, हुब्बे आले बैत, हुब्बे सहाबा में क्या करते हैं? भड़काते हैं, और फिर वो भड़का कर आपको आपसे कुछ अमल करवाते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आपसे कोई ना कोई एक्शन कम वो करते हैं। ये होता है इमोशन से खेलना, नेगेटिव उसके अंदर। ये जो तारिक जमील साहब है या ये लोग हैं, ये आपको उस तरीके से, आप देखिए कि जिस तरह जाकिर या फिर बाकी दूसरे लोग होते हैं, तारिक जमील साहब ये लोग भड़का नहीं रहे होते इमोशंस, वो इमोशनली आपसे क्या कर रहे होते हैं? इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। फर्क है दोनों के अंदर। समझ आ गई बात कि नहीं आ गई? तो मैंने ये बात कही थी कि जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं वो पहली बारी नेगेटिव अप्रोच है, दूसरी वाली नेगेटिव अप्रोच नहीं है तारिक जमील की, और इनकी नेगेटिव अप्रोच नहीं है। लेकिन नेगेटिव अप्रोच ना होने के साथ साथ इंटेलेक्चुअल अप्रोच भी नहीं है, इट्स एन इमोशनल अप्रोच। आप कभी गौर से सुनिए, तारिक जमील साहब, अल्लाह ताला उनको हिफाजत करे उनकी, तारिक जमील साहब का दर्स आराम से सुनिए आप कभी, या जाकिर नाइक का दर्स आराम से सुनिए, और कभी गौर से उसके ऊपर समझिए, कोई 2-3 किताबें उस मौजू को पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि वो इल्मी लिहाज से कितना कमजोर बात, कितनी कमजोर बात। थोड़ी सी उसके ऊपर अकल इस्तेमाल कीजिए तो आपको लगेगा कि यार ये कैसे हो सकता है, यार ये कैसी बात कर रहे हैं। 2 साल का बच्चा, 2 साल का इमाम बोल रहा है, 2 साल का फला बोल पढ़ता है, वो ऐसे जवाबात दे रहा होता है जो साला PhD जवाबात नहीं दे सकता 2 साल की उम्र के अंदर। ये सारी बातें जज्बात में मान ली जाती हैं, अकल इनको नहीं तस्लीम कर पाती कभी भी, और फिर वो इंजेक्शन लगा देते हैं मजहब का और फलां का और ढिमका का। बात समझ आ रही है? दिस इज इमोशनल अप्रोच। यू गेट माय पॉइंट? हाँ, आपने ये कहा कि कोई आप स्कॉलर सुनना चाहते हैं जो कि इमोशनल नहीं इंटेलेक्चुअल करते हैं, तो आपने उनके नाम भी, मसलन फॉर एग्जांपल लिसन टू अब्दुल हकीम मुराद, Tim Winters. He is a professor in Cambridge University. He is a Muslim revert. He is a giant. Tim Winter नाम था है उनका, और अब्दुल हकीम मुराद मुसलमान नाम है उनका, मुस्लिम नेम। He is a professor in Oxford University, Cambridge University, Islamic Studies Center के प्रोफेसर है। Listen, उनके वीडियोस भी मौजूद हैं, उनके लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप टिम विंटर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं,
आप अब्दुल हकीम मुराद के नाम से भी सर्च कर सकते हैं. लिसन टू हमजा यूसुफ. Hamza Yusuf is again an intellectual. Listen to Tariq Ramadan, Dr. Tariq Ramadan, again a professor in Cambridge University. Read Tariq Ramadan, read Abdul Hakim Murad, read Sayyid Hussain Nasr, read Muzaffar Iqbal, read Ibn Sharif, read Dr. हमारी अगर आप पाकिस्तान में आना चाहते हैं इस इलाके के अंदर तो रीड डॉक्टर महमूद अहमद गाजी साहब रहमतुल्लाह, जेन्युइन आलिम इंटेलेक्चुअल. उनके लेक्चर्स भी मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर. डॉक्टर महमूद अहमद गाजी. रीड डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, a genuine scholar, genuine intellectual. Read Dr. Muhammad al-Ghazali. These are scholars, serious scholarship है ये आम छोटे मोटे बंदे नहीं है. अरब दुनिया के मैंने नाम इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो अरबी में लिखते हैं, लेकिन कर्दावी, मोहम्मद अल-गज़ाली, सईद रमज़ान अल-बूती, मोहम्मद ज़ाहिद अल-कौसरी, अबुल फत्ताह अबू गुद्दा, अहमद अज़रक़ा, अबू ज़हरा, एक लिस्ट है बड़ी. सीरियस स्कॉलरशिप. मैंने आपको अंग्रेजी में नाम दिए. टिम विंटर का नाम है, अब्दुल हकीम मुराद का, हमजा यूसुफ का, डॉक्टर महमूद अहमद गाजी का रहमतुल्लाह अलैह. इनके तो यूट्यूब पे भी, ये लोग तो हमारे दौर के ही, इनके तो यूट्यूब पे भी. एंड दीज आर सीरियस स्कॉलर्स, सीरियस स्कॉलरशिप है. इनकी किताबें भी हैं, लेक्चर्स भी हैं. तो दीज आर सीरियस स्कॉलर्स, ये छोटे लोग नहीं है. लेकिन आप देख लीजिए, आप में से किसने महमूद अहमद गाजी का नाम सुना हुआ है पहले? मौलाना तारिक जमील को अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, सेहत दे उनको. इनका नाम हर किसी ने सुना हुआ है, इन लोगों के नाम हर किसी, लेकिन महमूद अहमद गाजी को किसने सुना हुआ है? नाम भी नहीं पता. डॉक्टर हमीदुल्लाह जाइंट है वो बंदा. उस बंदे ने पूरी दुनिया के ऊपर अपना सिक्का, इल्मी सिक्का. He used to live in France. हैदराबाद के थे, इंडिया के हैदराबाद, सल्तनत हैदराबाद के. और जब अंग्रेज ने हैदराबाद के ऊपर हुकूमत लाई तो उन्होंने अंग्रेज की हुकूमत मानने से इनकार कर दिया, और वो वही हैदराबाद की सल्तनत हैदराबाद के पासपोर्ट था उनके पास, और उन्होंने वो पासपोर्ट चेंज नहीं किया. लेकिन वो ऐसा जाइंट बंदा था कि he used to live in France, और फ्रांस का उन्होंने पासपोर्ट भी नहीं लिया, नेशनैलिटी नहीं ली फ्रांस की. अब प्रॉब्लम ये थी कि हैदराबाद की जो रियासत थी वो खत्म हो चुकी है. अब वो ट्रेवल नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो हैदराबाद, रियासत हैदराबाद के. रियासत हैदराबाद का कोई निशान नहीं. उधर अब अंग्रेज की हुकूमत थी. फ्रांस की नेशनैलिटी वो लेते नहीं थे, उनको फख्र था हैदराबाद की नेशनैलिटी के ऊपर, रियासत की, मुसलमान रियासत थी ना हैदराबाद में. तो फ्रांस वाले क्या करते थे, और वो हर जगह जाते थे लेक्चर देने. कभी कैम्ब्रिज बुला रही है उनको, कभी फलाह बुला रहे, कभी ढिमका बुला रहा है लेक्चर के लिए. तो फ्रांस वाले उनके लिए ये बंदा होता है, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स जारी करते थे हमेशा हैदराबाद की रियासत के मुताबिक, कि बेशक ये एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन बंदे को ट्रेवल करना है. और वो कभी भी नहीं रुके. पाकिस्तान कितनी बार आए हैं वो हमीदुल्लाह साहब, लेकिन हैदराबाद के उसके ऊपर रियासत हैदराबाद एक बाफखर मुसलमान रियासत के शहरी कहलाते थे. उनको कोई वो नहीं होती थी, और वो ऐसा बाफखर कि गोरो उनके लिए काम करता था क्योंकि वो बंदा आता था. उनको जब मलिक फैसल का वो मिला, उनको बहुत ज्यादा पैसे मिले खिदमात के लिए, उन्होंने सारों की सारी हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी को वो कर दी थी, डोनेट कर दी थी. आज भी जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक लाइब्रेरी इज द लाइब्रेरी ऑफ इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन फैसल मॉस्क. फैसल मॉस्क के अंदर एक इतनी, आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग फैसल मस्जिद के हैं, उसको ये पता भी नहीं है कि इस मस्जिद के अंदर एक इंतहाई से बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है. ऑब्वियसली एक्सेस टू ऑल है उसको, लेकिन पता ही नहीं लोगों को. दैट लाइब्रेरी इज नोन एज हमीदुल्लाह लाइब्रेरी, वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज. स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें उसके अंदर, हर यू नेम द बुक एंड यू हैव इट, दे हैव इट देयर. हमीदुल्लाह साहब का नाम है, किसने सुना हुआ था आप में से किसी ने? कितने लोगों ने, अगर सुना भी होगा, कितने लोगों ने सुना होगा हमीदुल्लाह साहब का नाम या इन लोगों का नाम? No one knows them in our countries, in our region, because we do not respect serious scholarship.
हम पढ़ाई के नाम पे तो भागते हैं, हमें सिर्फ शॉर्टकट चाहिए जन्नत जाने के लिए, हर चीज के लिए, दिन के लिए। नारा लगा दो बस, अल्लाह ताला खुश है। फलां से मोहब्बत कर लो, 2-3 नाते पढ़ लो, 2-3 हमदे पढ़ लो, चल्ला काट लो या सरोजा कर लो, खुद जन्नत आपकी। That's ये हमारा जनरल एक एटीट्यूड होता है। क्योंकि जब पढ़ता है वो फिर सीरियस मुसलमान बनता है। वो 2 नंबर मुनाफिक मुसलमान मुश्किल से बनता है पढ़ा लिखा बंदा। मैं नहीं कह रहा कि मुनाफिक नहीं होते, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन मुश्किल कम होते पढ़े लिखे लोग मुनाफिक। ज्यादातर ये जज्बाती लोग मुनाफिक होते हैं कि आज इस्लाम है कल नहीं। जब इस्लाम की जरूरत हुई तो इस्लाम आ जाता है, जब अपना मफाद आए तो इस्लाम साइड पे चला जाता है, फिर ना अल्लाह याद होता है ना रसूलुल्लाह याद। बहरहाल ये एक अलग बिल्कुल वो हो जाएगा। बहरहाल हमने ये कहा था सर एक बात पूछे। है सर एक क्वेश्चन है। अबे यार तुम लोग ना मुझे डिट्रैक्ट कर देते हो, और मैं पता नहीं पिछले 4-5 लेक्चर से यही टॉपिक पढ़ाए जा रहा हूँ। पढ़ कीजिए। चलो लेक्चर के एंड में पूछ लूंगा, आप करवा लें। नहीं आप कीजिए, क्योंकि मैं इसको यहाँ तक ही खत्म कर दूंगा फिर। ठीक सर, वो आपने कहा था कि मोहम्मद कदाफी जो था ये इंस्टॉल था वेस्टर्न की तरफ से, बाद में ये आ गया था। हाँ। तो सर मोहम्मद कदाफी को हमने देखा कि सबसे ज्यादा फिर रगड़ा भी उन्होंने ही है। किसने रगड़ा? सर वो जहाँ पे वार वगैरह स्टार्ट हो गई थी वहां पे, और फिर ये बड़ी बुरी हालत में मिला था मोहम्मद कदाफी। और ये तो बस तफर देखिए, जब आप कोई किसी पेट को पालते हैं और वो पेट जब वो आप ही को नुकसान पहुंचाने लग जाए तो आप क्या करते हैं उसके साथ? यही हुआ, मार देंगे सर। समझा बात? जब उसने थोड़ा सा उसने ये देखा कि अबे यार मेरे पास भी इतना पैसा है, मैं गुलाम ही रहूंगा सिर्फ, चल इधर उधर थोड़ी सी इनको कुछ आंखें दिखाता हूँ। उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिया, उन्हीं का बंदा था। जब तक जरूरत होती है इन लोगों का वो करते हैं। समझा बात? देखिए मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। कज़ाफी अगर गोरा आकर, देखिए मैं आपको मिसाल, आई एम नॉट सेइंग कि ही इज राइट इन एवरीथिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि इंस्टॉल्ड ना होने की दलील क्या होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके हर काम से नहीं। आप देखिए अर्दोगान को टर्की में पिछले 12 साल से ज्यादा वो हुकूमत में, 12 साल से हुकूमत में वो बंदा 3 इलेक्शंस जीत चुका है। इन 3 इलेक्शंस में 4 मरतबा उसकी हुकूमत गिराने की कोशिश की गई। ठीक है, गोरे ने की, हर किसी ने की, पता है सब जो कि पॉलिटिक्स जानते पता है किस किसने की। उसमें मुसलमान मुल्क भी शामिल है, चंद गोरा भी शामिल है। ठीक है, 3 बार हुकूमत गिरा। 2 बार तो उसने खुद रोका। 2 बार वो इतना पावरफुल था कि उसके कुछ मटेरियलाइज्ड एक्शन लेने से पहले उसको पता चल गया और उसने उस बगावत को कुचल दिया। 3 साल पहले, ये तकरीबन 3-1 साल पहले एक मुनज़्ज़म बगावत हुई तुर्की के अंदर, जिधर मटेरियलाइज्ड बगावत, और ये पकड़ा गया। मतलब ये बेचारा फंस गया अर्दोगान। आपको याद होगा, अभी 3 साल पहले की बात है। क्या हुआ? लोग बाहर निकल आए, टैंकों के सामने, तुर्की फौज के टैंक के सामने अवाम खड़ी हो गई, लेट गई कि मिलिट्री कू नहीं होने देंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जिसने मिलिट्री को इनिशिएट किया था, और वो सब लोग 48 घंटे के अंदर अंदर जेलों के अंदर थे। कैसे जेल? अर्दोगान तो बेचारा पकड़ा गया था ना, वो तो एक ऐसे अपने घर में था, मतलब वो ऑफिस में नहीं था, वो अपने गांव में था, और उधर उसको जब्त वो कर दिया। आवाम बाहर निकली थी अपने लीडर के लिए, वो लेट गई थी टैंकों के आगे। कितनों को मारेगी फौज? नहीं मार पाई, नहीं मार सकते थे, लोगों को नहीं मार पाते लोग। आपने 200-300-400 मार के दुबका दिए तो दुबक जाते थे। अगर 400 के बाद अवाम नहीं दुबकी तो आप कितना मार लेंगे अवाम को? यार नहीं मार सकते। ये होता है दलील, ये होती है दलील के बंदा नेशनल बंदा है, पॉपुलर अवाम के साथ का अवाम है उसके साथ, और अवाम सिर्फ उसके साथ होती है जिसने अवाम को ये किया। तुर्की वाहिद मुल्क है, अब बाकी चीजें हैं मुश्किल, ये मैं नहीं कह रहा परफेक्ट है, लेकिन इस दुनिया में वाहिद मुल्क है तुर्की, दुनिया में, कि आज से 2 साल पहले गालबन या 3 साल पहले उसने IMF का सारा कर्जा खत्म कर दिया अपने ऊपर से। इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच हैज नो IMF लोन ऑन इट्स सेल्फ। बाकी होंगे लेकिन IMF का कोई लोन नहीं है अब तुर्की के ऊपर।
इकोनॉमिकली उन्होंने सेल्फ सस्टेन किए, इसने सबसे अच्छा काम इकोनॉमी में किया था दुकान में। 12 साल से जीत रहा है यार। और देख लीजिए अब वो खुल के इस्लाम का भी नाम लेता है, सब कुछ करता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कुछ मसले नहीं हो सकते इंसान है, लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अवामी लीडर क्या होता है। इधर आप देख लीजिए, सोचा ये जाता था कि भुट्टो साहब बहुत बड़े अवामी लीडर है, जब फांसी पे चढ़ाया कौन निकला बाहर? भुट्टो साहब की फांसी रोक पाए लोग? अगर अवामी लीडर होते तो रोक पाते। भुट्टो साहब को लगता था कि कोई उनको नहीं फांसी पे चढ़ा सकता, लोग बाहर आ जाएंगे, कोई नहीं निकला। थोड़े बहुत हाँ खुदसोजियां भी की लोगों ने, ये नहीं की, कुछ लोगों ने खुदसोजियां भी की, लेकिन इक्का दुक्का वारदात अवाम में ही नहीं की। भुट्टो साहब चले गए, सही थे गलत थे एक अलग मसला है, लेकिन अवामी लीडर नहीं उस तरह के बाहर निकल आए लोग। ये कायदे आजम को बारे में क्या कायदे आजम थे अवामी लीडर? अवामुन नास को पता नहीं होता था। मैंने ये अपनी दादी से सुना है। दादी मेरी हमारी कहती थी कि हमें नहीं पता होता था जिन्ना साहब क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन हमें इस बात का यकीन होता था कि सच बोल रहे हैं और जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं और हमारे लिए कह रहे हैं। अब देखिए बहरहाल लेट्स नॉट, फिर वो उधर हम निकल गए। हम लोग इधर खत्म करेंगे ताकि हम लोग और डी ट्रैक ना हो, और अगले लेक्चर में ये मैं टॉपिक खत्म कर दूंगा, या फिर मैं अगले लेक्चर में करूंगा, या फिर मैं आज रात इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा लेक्चर की पहले की तरह और अपलोड कर दूंगा और आप लोगों ने सुनना है, ठीक है, ताकि हम अगली बार अब इसको और ड्रैग ना करें। बहरहाल यहाँ मैं बात लेकर आऊंगा सिर्फ क्योंकि मेरी अभी आगे एक और क्लास है, इस वजह से मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। यहाँ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो नया ट्रेंड था, इसके 3 बेसिस थी, एपिस्टेमोलॉजिकल, ओंटोलॉजिकल और सॉरी एथिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल और ओंटोलॉजिकल, मेटाफिजिकल। एथिकल के क्या मुराद है हम पढ़ेंगे। एथिकल से मुराद ये है कि ये इसने इन लोगों ने उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कमेंट किया जो कि ये सोचते थे कि which considers modern science to be essentially neutral and objective। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है लोगों का नेचुरल मॉडर्न साइंस के बारे में कि साइंस इज न्यूट्रल, इट्स वैल्यू न्यूट्रल। ये अच्छी या बुरी नहीं होती, सेक्युलर या नॉन सेक्युलर साइंस नहीं होती, लोग होते हैं। साइंस तो न्यूट्रल है, वो तो न्यूट्रली और ऑब्जेक्टिवली स्टडी करती है नेचर को। क्या ये हकीकत है कि नहीं है? क्या साइंस की वजह से जो कि चीजें पैदा हुई जैसे कि पॉजिटिविज्म, मटेरियलिज्म, इन्वायरमेंटल क्राइसिस, जो मॉडर्न इन्वायरमेंटल क्राइसिस, इसकी क्या वजह है? क्या इसकी वजह मॉडर्न साइंस नहीं है? ये कहते नहीं मॉडर्न साइंस नहीं है, इसकी वजह एक्शन है इंसानों का। साइंस नहीं कहती कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस लेकर आओ, ये तो साइंटिस्ट या लोग लेकर आ गए, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि क्या ये वाकई में है। ये एथिकल है, एथिकल अप्रोच के ऊपर, एथिकल उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या वाकई में मॉडर्न साइंस वैल्यू न्यूट्रल है कि नहीं है, क्या वाकई में मॉडर्न साइंस ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ नेचर एंड दैट्स इट। और जो उसके साथ बैगेज आता है आइडियोलॉजीज का और फिलोसफीज का, लाइक पॉजिटिविज्म एंड मटेरियलिज्म, ऑल दैट इज्म्स, जो बैगेज है मॉडर्न साइंस का, क्या ये बैगेज असल में साइंस का नहीं है? ये जबरदस्ती उसके ऊपर डाला जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वाकई में ये साइंस का बैगेज है। ये है एथिकल। वो दूसरा जो वो है वो एपिस्टेमोलॉजिकल, सेकंड पोजीशन एपिस्टेमोलॉजिकल। एपिस्टेमोलॉजिकल कंडीशन में हम क्या पढ़ते हैं? एपिस्टेमोलॉजिकल कंडीशन में प्राइमरीली पढ़ा जाता है कि अबाउट द एपिस्टेमोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ नॉलेज, सोर्सेज ऑफ नॉलेज और ये सारी चीजें। ये तो साइंस की जो क्लेम है, साइंस इज देयर क्लेम ऑफ देयर ट्रूथ क्लेम्स, जो उनके ये क्लेम है साइंस का कि वो हकीकत जानती है, हकीकत आशना है चीजों की। ट्रुथ क्लेम्स जो है साइंस के वो कितने वैलिड है। या फिर मेथड्स ऑफ अचीविंग साउंड नॉलेज। व्हाट इज साउंड नॉलेज? साइंस का एक अपना सोच, अपनी सोच है कि क्या चीज साउंड नॉलेज कहलाएगी और क्या चीज साउंड नॉलेज नहीं कहलाएगी। आप ये देखिए कि साइंटिफिक नॉलेज साउंड नॉलेज कहलाती है हमेशा, अनसाइंटिफिक नॉलेज साउंड नॉलेज नहीं होती। तो ये क्लेम है साइंस ने आपके दिमाग के ऊपर वो किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें पढ़ी जाती है एपिस्टेमोलॉजिकल, इन लोगों ने उसके ऊपर पढ़ा मॉडर्न साइंस। और जो तीसरी एंटोलॉजिकल या मेटाफिजिकल व्यू है साइंस का, वो ऑब्वियसली वो ये है
कि ये साइंस के इस बात के ऊपर अब इंसिस्ट करना और क्लेम करना इस इंसिस्टेंस के ऊपर कि वो एनालाइज करेगी मेटाफिजिकल एंड ऑन्टोलॉजिकल फाउंडेशंस इश्यूज को भी। बेवकूफ नहीं कहना चाहिए, मासूम लोग बहुत से ये कह देते हैं आजकल के, जो कि मॉडर्न साइंस की डेवलपमेंट को नहीं जानते और ना फलसफे को जानते हैं और ना हिस्ट्री जानते हैं जिस तरीके से मॉडर्न साइंस डेवलप हुई। ये साइंस का काम तो मेटाफिजिक्स के ऊपर बात करना है ही नहीं। साइंस तो सिर्फ मैटर के ऊपर बात करती है और गैब के ऊपर तो बात ही नहीं करती, महसूसात पे बात करती है, फला ढिमका। लेकिन ऐसी हकीकत नहीं है। आपको देखिए, आपको साइंटिस्ट हुड बॉय इधर है, अगर फिजिसिस्ट है हुड बॉय तो क्यों बोलता है मजहब के ऊपर या इन चीजों के ऊपर क्यों बोलता है? क्या वो साइंटिस्ट नहीं है? ऐसी बात नहीं होती। हॉकिंस है, लीडिंग फिजिसिस्ट था, क्यों बोलता था मजहब के ऊपर? उसको फिजिक्स, उसकी फिजिक्स उसको क्यों नहीं रोकती थी कि भाई तू अपनी दायरे के अंदर रह, अपनी औकात के अंदर रहते, तेरा काम तो गैबियात पे बोलना ही नहीं है, तू तो सिर्फ मटेरियल एग्जिस्टेंस पे बोलेगा। लीडिंग फिजिसिस्ट। और आप देखिए नील क्या नाम है उसका, वो जो एस्ट्रोफिजिस्ट है बड़ा मशहूर, नील कौन? द ग्रेस टायसन। नील द ग्रेस टायसन। नहीं, नील द ग्रेट टायसन नहीं, नील डी का क्या नाम है? ही इज अ वेरी फेमस एस्ट्रोफिजिस्ट। Neil deGrasse Tyson, yes, Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson. He is a very famous astrophysicist. ये भी मजहब के ऊपर बोल रहा होता है। क्या नाम है उसका? एक और भी एक फिजिसिस्ट है, लॉरेन क्रॉस, बड़ा मशहूर एथियस्ट है। आके वो तो मुनाजरे कर रहा होता है मजहबी लोगों के साथ। रिचर्ड डॉकिंस बायोलॉजिस्ट है, मुनाजरे कर रहा होता है। क्यों कर रहा है भाई ये मुनाजरे मजहब के ऊपर? अगर वाकई में साइंस, जो हम भोलेपन में कहते हैं कि साइंस का काम तो सर भाई सिर्फ मुशाहिदात तक है, मुशाहिदात से बाहर जो काम कर रहे थे वो साइंटिफिक नहीं है। साइंस तो कहती ही वही है कि हम सिर्फ इस पैरामीटर में, लेकिन आप देखिए जितने लीडिंग साइंटिस्ट है सब बाहर निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि आइदर योर अंडरस्टैंडिंग इज फॉल्टी और देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन। समझ आ रही है बात? तो मॉडर्न साइंस का बड़ा परसिस्टेंट क्लेम है कि वो रीडिफाइन करेगी मेटाफिजिक्स को भी। और ये लल्लूपन की मैट्रिक के कोर्सेज वाली किताबों से आप इसको ये नहीं कह सकते ये साइंटिफिक बातें नहीं है। इसको इन लोगों ने एड्रेस किया है, इस ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ने इन तीन चीजों के ऊपर एड्रेस किया। देखिए, आप पहले वालों ने जो एड्रेस किया था वो ज्यादातर आप देख रहे हैं जस्टिफिकेशन फॉर साइंस, और ये ज्यादातर इमोशनल बातें होती। अब ये सीरियस स्कॉलरशिप की बातें हो रही है। इसको किस तरीके से किया, हम इसमें दो लोगों को पढ़ेंगे। एक हसन सरदार साहब है और दूसरे सैयद हुसैन नसर है। इनको हम ब्रीफली पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मेरी कोशिश पूरी ये होगी कि मैं आज रात ही बैठकर इसका लेक्चर तैयार कर लूं ताकि अगले उससे हम पॉलिटिकल फिलॉसफी शुरू करें। ठीक है, ये वाली रिकॉर्डिंग अब मैं नहीं आपको भेजूंगा क्योंकि इसमें हमने गप्पे ही लगाई हैं और कुछ किया नहीं। ठीक है, वो ये क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया, तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन मैं नहीं भेजूंगा, ये मैं डिलीट मार दूंगा क्योंकि इतनी जगह नहीं है। पिछली में हमने पढ़ा था तो वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, हाँ जी अब्दुल रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने अब्दुल रहमान साहब पूछा बोलिए जरा। सर आपने जितनी भी चीजें बताई सर, ये एक तो एस्ट्रोफिजिक्स से, दूसरे बायोलॉजिस्ट थे जिनका आप बता रहे हैं कि मतलब इन्होंने रिलीजन के ऊपर बात की। सर तो वो तो टॉपिक तो रिलीजन के साथ ओवरलैप करते हैं ना, एग्जिस्टेंस के ऊपर जो रीजन है हमारा वो भी साइंस से ओवरलैप करता है, और दूसरा जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो भी ओवरलैप करती है। तो उस पे तो ओवरलैप करके देखिए, एक बात ये है ना कि चलिए जो बायोलॉजिस्ट है, आप फर्ज कीजिए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, वो ओवरलैप कर रहा है मजहब से, चलिए, लेकिन ओवरलैपिंग किधर है? ओवरलैपिंग जो है वो मटेरियल ग्राउंड के ऊपर है कि वेदर एवोल्यूशन हैपेंड और नॉट हैपेंड। इसके ऊपर जो नतीजा निकाला जा रहा है कि खुदा है कि नहीं है और मजहब है सही है कि नहीं, ये मेटाफिजिकल नतीजा है, ये फिजिकल नतीजा नहीं है। फिजिकल
पैराडाइम पे ओवरलैपिंग होती है, लेकिन नतीजा मेटाफिजिकल निकलता है। समझ आ रही है बात क्या नहीं आ रही? तो जब आप फिजिकल से मेटाफिजिकल नतीजा निकाल रहे हैं तो क्या आप साइंस से बाहर निकल रहे हैं? तो वो कहते हैं नहीं, ये मेरा नतीजा भी साइंटिफिक मानो। वो अपने आप को फिजिकल लेवल के ऊपर नहीं रखते कि साइंटिफिक है। वो कहते हैं कि इस फिजिकल डोमेन में जो मैं साइंस कर रहा हूँ, इससे जब मैं जो मेटाफिजिकल नतीजा निकाल रहा हूँ उसको भी साइंटिफिक नतीजा मानो। तो हियर ही वो जो क्लेम है कुछ भोले लोगों का कि मॉडर्न साइंस मेटाफिजिक्स के ऊपर नहीं बोलती, तो यहाँ वो क्लेम शैटर हो जाता है, या कम से कम शैटर ना भी हो तो उसके ऊपर सवाल तो उठता है, क्वेश्चन तो होता है। वो समझ आ रही है बात? जी सर, ठीक है। हैं? जी सर। ओके, यहाँ हम खत्म करते हैं इंशाल्लाह। मैं अल्लाह करे इंशाल्लाह मैं आज रात को ही वो लेक्चर बना लूँ तो मैं आपको भेज दूंगा, ताकि अगले लेक्चर से हम लोग फिर पॉलिटिकल फिलोसफी शुरू करें इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ हम खत्म करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।